वेलकम टू महिंद्रागुरु.com। आज हम बात करेंगे स्पीड टेस्ट CGL CT4 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर। आइए पहले क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विच इज द बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन क्रॉप? अगर यहाँ बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर निकालने के लिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कपास की जो फसल है किस मौसम में उगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, कपास की फसल एक खरीफ फसल है और खरीफ फसल का जो समय होता है भारत में वो होता है जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। तो जाहिर सी बात है, जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का जो समय होगा ये भारत के लिए सबसे गर्म समय होता है। इस समय में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए होता है। इसलिए इस फसल को उगाने के लिए हमें उस मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें सबसे अधिक समय तक जल ग्रहण करने की क्षमता हो। इस संदर्भ में देखना पड़ेगा हमें इसमें कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल ग्रहण करती है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें है रेगुर सॉइल, यानी कि रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम कहते हैं कॉटन सॉइल, कपास की मिट्टी, या ब्लैक कॉटनिक सॉइल या काली कपास की मिट्टी कहते हैं। और काली कपास की मिट्टी यानी कि काली मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। अगर बात करें हम जलोढ़ मिट्टी पर, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अपरदन या मलबे से होता है और इस मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। और साथ साथ इस मिट्टी का विस्तार जो होगा जलोढ़ मिट्टी का वो होगा उत्तर भारत में, इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की संख्या सबसे अधिक है। अगर बात करें हम लोग लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी पर, तो ये दोनों मिट्टियां बेसिकली या मुख्यतः ज्वालामुखी उद्गार से होती हैं और इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक मिलेगा दक्षिण भारत में, जैसे कि केरला में और तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो जाहिर सी बात है, अगर बताना चाहें यहाँ पे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना किया था या संविधान का निर्माण किया था उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में अनेक अनुसूचियां जोड़ी गई, जबकि वर्तमान में कुल संख्या हो चुकी है 12 अनुसूचियां। तो नवी अनुसूची की बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। इस संशोधन अधिनियम में भूमि सुधार से संबंधित बात किया गया है। एक प्रश्न और आता है इसमें, जितने इसमें अधिनियम संशोधन दिए गए हैं विकल्प में या ऑप्शन में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संविधान के बारे में कहा जाता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम, और इसीलिए इसे कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लघु संविधान, क्योंकि इस संविधान में भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान या सब्जेक्ट्स जोड़े गए थे। अगले प्रश्न बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष प्रभाव में आई? अगर हम बात करें दंड संहिता की, तो दंड संहिता तब आती है जब अंग्रेजों को भारत में भारतीयों के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता पड़ी। अब अंकुश लगाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अंग्रेज यानी कि इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर अपना कब्जा या अपना दबदबा मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम या सबसे बड़ी क्रांति जो लड़ी गई थी वो कहलाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति। इस क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को यानी कि अंग्रेजों को भारत में अपनी नीति बनाने के लिए अलग अलग प्रावधान या कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो जाहिर सी बात है जिसमें पहला ऑप्शन है 1950, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे विकल्प बात करें हम लोग 1860 पर, तो 1860 का जो पार्ट है इस प्रश्न में इस विकल्प में उत्तर ढूंढने की आवश्यकता करेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम लाया था 1858 का अधिनियम। और इस 1858 के अधिनियम में अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, सफल भी हुए। और इसी अधिनियम के तहत यानी कि 1858 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने
भारत का जो गवर्नर जनरल कहलाता था उससे बना दिया गया वायसराय, और साथ साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की सत्ता जो कंपनी के पास हुआ करती थी उसे समाप्त करके क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दी गई। तो जाहिर सी बात है इसी वर्ष वो अधिनियम आया 1860 के अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत 1860 में इस भारतीय दंड संहिता प्रभाव में आई। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे हम लोग, अनुच्छेद 43 कहता है, यानी कि आर्टिकल 43 सेज, यानी कि आर्टिकल नंबर 43 में अनुच्छेद 43 में क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर हम आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 43 पार्ट 4 में आता है, संविधान के भाग 4 में आता है। इसमें रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसमें राज्यों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ कार्य करने के लिए बताए गए हैं जनता के हित में। हालांकि अलग बात है कि जो पार्ट 4 में जो बातें करी गई हैं वो न्याय योग्य नहीं है। फिर भी अगर बात करें हम लोग इस प्रश्न के उत्तर में, तो पहला ऑप्शन इसमें रखा गया है कुटीर उद्योगों की उन्नति से, यानी कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वो राज्य में कुटीर या लघु उद्योगों के प्रोन्नयन या उसके बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। आंसर तो यही होगा, उत्तर तो यही इसे सही किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये मूल अधिकार का विषय हो गया है, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में अनिवार्य शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ही पार्ट 4A जिसमें रखा गया है मूल कर्तव्य, उसमें 11वां कर्तव्य भी प्राथमिक शिक्षा के रूप में जोड़ा गया है। उसके तहत हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजे। अगले प्रश्न बात करते हैं, इसी को बताना चाहेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, डी ग्राम पंचायत के गठन के लिए। हालांकि ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में आता है, 40 में आता है। इसके तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामों के विकास के लिए या उनके उन्नयन के लिए ग्राम पंचायत के गठन की प्रयास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, जलागम प्रबंधन सफलता से रोक सकता है, यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट कैन सक्सेसफुली प्रिवेंट, यानी कि जल प्रबंधन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस प्रश्न में कई ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। पहला ऑप्शन मैदानी इलाकों में बाढ़, बी है जल ऊर्जा की हानि, सी है वनों का विनाश, डी है जल जनित रोग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जो उत्तर में आएगा वो होगा मैदानी इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिए। हालांकि जल प्रबंधन से अनेक फायदे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो होता है बाढ़ों के रोक टोक में। लेकिन इसके वनों के विनाश जो हो रहे हैं वर्तमान में, वन नाशन या निर्वनीकरण जिसे कहते हैं, उसकी रोकने में भी सफलता मिलती है, लेकिन सबसे अधिक इसका जो फायदा मिलता है या लाभ मिलता है बाढ़ को रोकथाम करने में। अगले प्रश्न बात करेंगे, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी कि बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होगी। इसमें सीधा उत्तर सामने दिख रहा है, अब होना भी चाहिए। एक ऑप्शन में अगर देखा जाए बिट, बाइट, वर्ड, किलोबाइट, इसमें उत्तर होगा हम लोगों का बिट, क्योंकि बिट बाइनरी डिजिट है और यह 0 या 1 तक होता है। इसमें बात करें अगर एक बाइट में 0 या 1 तक संख्या मानी जाती है, एक निबल में 4 बिट, एक बाइट में 8 बिट, एक किलोबाइट में 1024 बाइट और एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट और एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट माना जाता है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है, यानी कि कौन सा सोशल नेटवर्क का पार्ट या भाग नहीं है। which of these is not a social network,
आज के डेट में अगर देखा जाए, हम सभी लोग सामाजिक संजाल से, सोशल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ए में ऑर्कुट, बी में फेसबुक, सी में परम और डी में ट्विटर रखा गया है। सीधा सा उत्तर होगा सी, परम, क्योंकि परम एक सुपर कंप्यूटर है जो CDAC पूरे द्वारा बनाया गया है। बाकी आपका ऑर्कुट है, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी हम लोग यूज करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, सभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए इसमें जो उत्तर होगा या आंसर होगा वो परम होगा, जो एक सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न बात करेंगे, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि, यानी कि भारत गणराज्य क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है। इसमें अगर विकल्प देखें हम, तो पहला विकल्प ए में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं, जो सही नहीं है। मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही नहीं है। भारत की जनता संप्रभु है, ये भी इसमें सही नहीं होगा। लेकिन जो अंतिम जो ऑप्शन है डी, भारत का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित प्रधान है, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है और भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य के रूप में। और इस गणराज्य का जो शब्द, ये गणराज्य का जो शब्द है, ये प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में लिखा गया है या उससे संबंधित किया गया है। अगले प्रश्न बात करेंगे हम लोग, कोई विधेयक कानून का रूप लेता है जब वह, यानी कि कोई विधेयक कानून कब बनता है या कब बनाया जाएगा, कब माना जाएगा। अगर देखा जाए, कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब संसद की सहमति हो, संसद में बनाया जाएगा। अगर बात करें हम लोग संसद की, तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। 3 अंग का तात्पर्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आंसर निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा क्योंकि जहां पे तीनों अंगों का प्रावधान किया जाएगा, तीनों अंगों का जिक्र हो गया या चर्चा होगी, वही उसका उत्तर होगा। अगर हम पहले विकल्प बात करें, दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, यानी कि इसमें 2 सदन की बात हो रही है, यानी कि इसमें लोकसभा राज्यसभा आ रहे हैं। डी में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, यानी कि इसमें तीनों सदन आ जा रहे हैं, इन तीनों पार्ट आ जा रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसलिए इसका उत्तर बी ही होगा। अगर हम सी की बात करें, केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, बिल्कुल सही नहीं होगा। डी में केवल राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, ये भी सही नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए जाने के बाद ही कोई विधेयक अंतिम रूप से कानून का रूप, यानी कि एक्ट या अधिनियम बन जाता है। अगले प्रश्न बात करेंगे हम लोग, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। हम सभी पता है, भारत में प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, और बजट प्रस्तुत करने के पूर्व प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर बात करें बजट की, तो बजट हमारे यहाँ भारत में संघीय बजट 2 रूप से आते हैं, एक रेल बजट, एक आम बजट, यानी कि सामान्य बजट, यानी कि यूनियन या संघीय बजट। और यह जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। मार्टिन लूथर जो जर्मन का हुआ करता था, कभी एक नेता जो समाज सुधार आंदोलन के रूप में विख्यात हुआ करता था, उसी तुलना करने के लिए यहाँ पे एक उपमा दिया गया है किसी को। ऑप्शन में देखा जाए, राजा राममोहन राय, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सी में स्वामी विवेकानंद जी और डी में स्वामी श्रद्धानंद जी। अगर इसका उत्तर देखने की कोशिश करें, पहले भी बात करें राजा राममोहन राय जी, नो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा राममोहन राय जी का भारत के समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसलिए इन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें, तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की लौटो। इन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था और साथ ही इन्होंने भारत में बढ़ते हुए ईसाइयत का विरोध किया था और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखा था और इन्होंने ही
भारत में जो भारतीय संस्कृति है उसे ही भारत में लागू करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा मंडन करने का प्रयास किया था। इसलिए इन्हें कहा गया है भारत का मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न बात करेंगे, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवासियों की कुल संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऐसे अगर बात करें हम लोग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, तो जाहिर सी बात है अगर बात करें एशिया में, तो एशिया में जनसंख्या विश्व की सबसे अधिक निवास करती है। लेकिन इसका मतलब भी नहीं होता है कि जहां पे जनसंख्या अधिक है वहां की जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगी। एक पैरामीटर है, कारक अवश्य है, लेकिन यह अक्षरशः सत्य नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में एशिया को ही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि एशिया की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 246 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 246 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में है 188 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अफ्रीका में 87 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, और नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है 57 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न बात करें हम लोग, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का मतलब होता है खट्टे फल, और विटामिन सी खट्टे फलों में ही पाया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में देखा जाए, चारों विकल्पों में अगर बात करें हम लोग, आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर, तो सबसे खट्टा फल जो होगा उसी में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाएगी। तो आंसर सीधा है, इसमें उत्तर सीधा मिल जाएगा हमें, वो होगा आंसर सी, यानी कि संतरा। अगले प्रश्न बात करें, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? हमें ज्ञात है संविधान में निर्माताओं ने संविधान की रचना करते समय मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा था, इसे जोड़ा गया था बाद में। हमें भी ज्ञात है कि कुछ नेताओं द्वारा ये विचार किया गया था कि संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। हालांकि भाग 4 जिसमें रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्य के लिए कुछ कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही ये विचार किया गया कि जनता के लिए, यानी कि भारतीय नागरिक के लिए भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, ताकि भारतीय नागरिक और सरकार मिलकर के अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार को या देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। इसी उद्देश्य को देखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किया गया या नियुक्ति किया गया। उसी के तहत मूल कर्तव्य को शामिल करने के विचार सामने आया। इसके लिए देखा गया कि रूस में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था वहां के संविधान में, उससे उस सरकार को फायदा हो रहा था, लाभ हो रहा था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा या कुछ नेताओं द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए विचार किया गया। इसलिए इसका सीधा आंसर होगा या उत्तर होगा रूस। अगले प्रश्न बात करेंगे, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है या किया जाता है? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। ऑप्शन इसमें है पवन वेग मापी यानी कि एनेमोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी सूर्य विकिरण मापी। हमें ज्ञात है पवन वेग मापी यानी कि पवनों की गति को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग होता है वो है एनेमोमीटर या पवन वेग मापी। इसका एक और भी उपकरण है पवन वेग मापी के लिए, वो है डीफोर्ट स्केल, लेकिन इसमें एनेमोमीटर का अधिक यूज होता है। दूसरा थर्मोमीटर, जिसमें तापमान को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। विकिरण मापी, सूर्य का विकिरण मापी, सूर्य के रेडिएशन को यानी विकिरण को मापने के लिए यूज किया जाता है। जो हाइग्रोमीटर है ये आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? हमें जानना पड़ेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब। ये आया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था इंडिया में, भारत में, और इसे रद्द किया गया था 1882 में। अब देखते हैं कि 1882 में अगर रद्द किया गया है तो इस समय भारत का वायसराय कौन होगा। देखते हैं सीधे, लॉर्ड रिपन का समय है, शासनकाल है
1880 से लेकर के 84 तक लॉर्ड कर्जन टाइम पीरियड है, शासनकाल है। 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड हार्डिंग का जो टाइम पीरियड है। एक बात बता दें, लॉर्ड हार्डिंग नाम से एक गवर्नर जनरल और एक वायसराय रहा है। इसमें से पहला जो होगा लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, उसका समय होगा 1844 से लेकर के 48 तक। जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड रहा है वो है नाइनटीन 10 से लेकर के 16 तक। इसमें उत्तर हमको मिल जाएगा। अगर वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट 1882 में रद्द किया गया है, निरस्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। और 1878 में वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट आया था और इस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन, जिसका समय है 1876 से लेकर के 1880 तक का। इसलिए इसका सीधा उत्तर होगा, प्रश्न का जो आंसर होगा वो है लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट को रद्द किया था, निरस्त किया था। एक प्रश्न और भी आता है, किस प्रेस एक्ट को, किस अधिनियम को मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहा जाता है? उसका उत्तर होगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, क्योंकि इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रेस को बिना, अगर उसके द्वारा कोई हिंसक घटनाओं को प्रेरित करने के लिए कोई मैटर या मैसेज दिया जा रहा है, उसे जब्त करने का या उसे बंद कर देने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। अगले प्रश्न बात करेंगे, किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन में फिल्म, विज्ञान, खेल, साहित्य। इसका उत्तर है विज्ञान क्षेत्र में, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर यानी कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे और इन्होंने CSIR की स्थापना में भाग लिया था और ये UGC के चेयरमैन भी रह चुके हैं और पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में दिया गया था। अगले प्रश्न बात करेंगे, किस दिन को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड दिवस तब मनाया जाएगा जब उत्तराखंड नए राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ होगा या हुआ था। हमें ज्ञात है कि सन 2000 के पहले भारत में 25 राज्य हुआ करते थे। सन 2000 में ही नवंबर महीने में ही 3 नए राज्यों की स्थापना किया गया। इसमें पहला आता है छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। इसमें 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना किया गया था और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना किया गया था। तो इसमें सीधा उत्तर आ जाएगा हम लोगों का 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न बात करेंगे, चाणक्य किस शासक का मुख्य सलाहकार था? हमें पता है चाणक्य भारत का सबसे प्रकांड विद्वान हुआ करते थे और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित होते थे और ये नंद वंश के शासनकाल यानी कि घानानंद या धानानंद के शासनकाल में भारत की यात्रा करते हुए नंद वंश में आए थे। उस वर्ष या उस समय मौर्य वंश की स्थापना के लिए एक महान प्रयास किया गया था। उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना सहयोग दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया था। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। अगले प्रश्न बात करेंगे, जो इस स्लाइड का या इस एसटी का अंतिम प्रश्न होगा।
जेलेपला दर्रा यानी कि पास, जेलेपला पास कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? अगर हम इस पे विचार करें विकल्पों पर, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसका उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम में अनेक दर्रे हैं जिसमें दो प्रमुख दर्रे आते हैं, जिसमें एक जेलेपला और नाथुला दर्रा आता है। जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रे हैं जैसे काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बारालाचाला, बर्जिल पास और होतांग दर्रा आता है। मणिपुर में एक दर्रा आता है जिसका नाम है तुजू दर्रा या तुजू पास। इस प्रश्न में और भी अगर घुमा के प्रश्न पूछे जाए, एक प्रश्न आता है कि इस दर्रों में से सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा है? अगर हम मैप बना के देखना चाहें, तो इसमें सिक्किम के पूर्व में, पश्चिमी सिक्किम में जो दर्रा है वो है जेलेपला दर्रा, जेलेपला पास। इसी के पास एक और दर्रा है नाथुला पास। इन दोनों दर्रों से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुजू दर्रा की, तो तुजू पास जो मणिपुर में है हो जाएगा मणिपुर के राज्य के क्षेत्र में, और शेष जो आपके होंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, वो सबसे पश्चिम हो जाएंगे। इसलिए इसका अगर बात करेंगे हम लोग किसी और तरह से जो प्रश्न आते हैं कि सबसे पूर्वी दर्रा इन विकल्पों में से कौन सा होगा, तो होगा हम लोगों का तुजू दर्रा हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में जो उत्तर होगा हम लोगों का वो है सिक्किम, यानी कि जेलेपला पास, जेलेपला दर्रा किस राज्य में है, वो है सिक्किम में। आज हम इसी जगह पे इसको विराम देते हैं। अगले एसटी में हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट प्रश्नों के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तब तक थैंक यू।